हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज के सम्स चैप्टर नंबर 8 के 8.1। सम नंबर है 8.1। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। A parallel plate capacitor with circular plates of radius 1 meter has a capacitance of 1 nanofarad। एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। फिर से एक बार, फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ ईच ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 2 सर्कुलर प्लेट्स है जिसकी आपको रेडियस जो दी हुई है वो रेडियस है 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से क्या है, उसको सेपरेट किया गया है। एट द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स, द चार्जिंग इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 मीटर। ओके, तो 0.15 एम्पियर। I calculate the capacitance and the rate of the change of the potential difference between these plates. So you have to find the potential difference of this plate, calculate the capacitance and the rate of the change of the potential difference between them। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट तो आपको कंडक्शन करंट यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, and the radius is given 12 centimeter. So you have to convert this centimeter into meter, so 0.12 centimeter. So just because of this is divided by 100, okay, 0.12 centimeter, and the distance between these two circular plate is given 5 millimeter. 5 millimeter, milli into 10 raised to minus 3, 5 into 10 raised to minus 3. So what is the value of capacitance? Capacitance, C, what we have to find, C we have to find, and the dV by dt we have to find. So the formula between the capacitance and the distance is given by C is equal to epsilon naught A by D. C is equal to epsilon naught A by D. एप्सिलॉन की वैल्यू 8.854 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एरिया है वो कैपेसिटेंस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 0.12 होल स्क्वायर और डिवाइड बाय यहाँ पे जो d है वो 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 होगा। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 0.08006 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9। सो c 80.06 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12, तो यहाँ पे होगा पिको फेराड, तो 80.06 पिको फेराड है। और दूसरी वैल्यू में फाइंड करनी है dV बाई dt, तो c इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास Q बाई V। तो V को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने, अभी दोनों साइड पे उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ t के रिस्पेक्ट में, तो dV बाई dt इज इक्वल टू यहाँ पे होगा dQ बाई dt। dV बाई dt को सब्जेक्ट बनाया, c नीचे गया 1 बाई सी इंटू क्या हो गया I, तो यहाँ पे हो गया I बाई सी। ओके, सॉरी, I की वैल्यू हमारे पास IC के फॉर्म में है, यहाँ पे कंडक्शन करंट दिया है 0.15 एम्पियर, और C कैपेसिटेंस की वैल्यू है कितनी है हमारे पास, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है हमारे पास 80.06, यहाँ से जो हमने एक्वायर किया था इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12। सेल्सियस में बेटा दोनों का डिवाइडेशन करोगे तो 0.00187 इंटू 10 रेज़ टू 12, दैट मीन्स 1.87 इंटू 10 रेज़ टू 9 वोल्ट पर सेकेंड। ये वोल्ट पर सेकेंड इसका आंसर होगा। क्लियर, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू दी सेकंड वन। तो सेकंड क्वेश्चन है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट। तो याद रखो कैपेसिटर में जो कंडक्शन करंट होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो IC इज इक्वल टू ID, वो सेम ही रहेगा, जो अपने पास वैल्यू कितनी है 0.15 एम्पियर। बेटा कितनी है 0.15 एम्पियर। क्लियर, चलो C है, इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। ठीक है, इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल
junction rule valid at the each plate of the capacitor? तो yes, Kirchhoff's first rule is valid. Yes, Kirchhoff's first rule is valid. Okay, at each plate of the capacitor. कैसे? क्योंकि जो करंट फ्लो होता है टुवर्ड्स द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज अवे इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब जो करंट ये प्लेट है, मान लो ये दोनों प्लेट है, तो जितना करंट आईसी के फॉर्म में इसके अंदर जाता है उतना ही करंट यहाँ से बाहर निकलता है। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ यही कहता है कि भाई जो जंक्शन से अंदर की तरफ जितने भी करंट्स आ रहे हैं उतने ही करंट्स बाहर की तरफ जाने चाहिए। ठीक है, तो और आईसी और आईडी के दोनों का सेम रहता है, इसलिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है उसको ओबे करता है। ठीक है, चलो सेकंड है अपना सेकंड सम। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हैज अ कैपेसिटेंस 100 पिकोफेराड। आपको पिकोफेराडे मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको 100 पिकोफेराडे दी हुई है और r है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव गिवन, द अनदर डेटा इज गिवन, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 30 वोल्ट AC सोर्स, AC सप्लाई विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। ये जो AC सोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 300 रेडियन पर सेकेंड। तो फर्स्ट है आपका व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। अभी देखो RMS वैल्यू कंडक्शन करंट के लिए चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। IRMS इज इक्वल टू फॉर्मूला है VRMS डिवाइड बाई Z, वेयर Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस। Z की वैल्यू क्या होगी, इम्पीडेंस बोला जाएगा उसको। ठीक है, चलो VRMS, और यहाँ पे कैपेसिटेंस हमें दिया है इसलिए कैपेसिटिव का रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC और XC का फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई ओमेगा C। चलो ये ओमेगा C ऊपर गया तो VRMS इंटू ओमेगा C। अभी VRMS मतलब 230, ओमेगा की वैल्यू भी है और कैपेसिटेंस की वैल्यू है, तीनों वैल्यू रखी तो एम्पियर, इतना एम्पियर अपना IRMS का करंट आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेम ऊपर जो था वही क्वेश्चन है, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट? तो यस, इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस द कंडक्शन करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। चलो सी नंबर, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ B एट द पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। मतलब ए प्लेट की जो एक्सिस है वहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर, ये कोई P पॉइंट है मान लो 3 सेंटीमीटर दूर है, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है इसलिए उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा जनरेट होगा ही। वो जनरेट जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो जनरेट हो रहा है 3 सेंटीमीटर अवे, तो वो हमें फाइंड करना है। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइड बाई 2 पाई R डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू ID। अभी आप जानते हो कि उसमें कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू सेम होती है, इसलिए IC और ID सेम रहेंगे। ओके, तो म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई 2 पाई ए फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, R डिवाइड बाई R स्क्वायर। म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई रखा, R डिवाइड बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लिखा है I नॉट। I नॉट मतलब एम्पलीट्यूड करंट बोलते हैं इसको, करंट ऑफ एम्पलीट्यूड करंट बोलते हैं I नॉट को, और I नॉट का फॉर्मूला है √2 इंटू IRMS। अभी √2 की वैल्यू 1.41 हो गई, RMS की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर दी 69 इंटू 10⁻⁻7। अभी I नॉट और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर मिला 97.29 इंटू 10⁻⁻7। ओके, अभी B की वैल्यू रखी, B में म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, उसके बाद R की वैल्यू 3 इंटू 10⁻2 एंड देन आफ्टर I नॉट की वैल्यू 97.29 इंटू 10⁻7, और उसके बाद 2 पाई, और ये हो गया अपना R 6 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा कैलकुलेशन करोगे,
यहाँ पे बेटा जो भी पावर होगा सबका सम किया तो 10⁻16 आया, इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और नीचे का पावर 10⁻2 और 2, ये दोनों का स्क्वायर करोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -4, आंसर आएगा 10⁻16 और नीचे 10⁻4, ये दोनों का यहाँ पे हमने सम किया तो 16.215 इंटू 10⁻12 आंसर मिला। उसको कन्वर्ट किया, एक पॉइंट आगे ले गए तो यहाँ पे जो पावर था वो पावर एक इंक्रीज होगा तो 10⁻11 और यहाँ पे टेस्ला के फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो ये हो गया अपना सेकंड सम 8.2। नाउ मूव ऑन टू दी 8.3। What is the physical quantity is the same for X-ray of wavelength 10⁻10 meter, red light of wavelength 6800 angstrom and the radio waves of wavelength 500 meter। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ये जो सारी आपको डेटा दिया हुआ है उसमें कौन सी एक फिजिकल क्वांटिटी वो कांस्टेंट रहेगी। देखो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। जैसे वेवलेंथ चेंज होती है तो आप जानते हो कि उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। कैसे, तो फॉर्मूला था हमारे पास C = λ/ν, C = λ/ν। एज वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वेवलेंथ, बराबर, द चेंज विल बिकम इन फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। ओके, तो एक क्वांटिटी को आप चेंज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होती है, बट विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये MCQ में आ सकता है ये क्वेश्चन। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, और मार्च 2020 की जो बोर्ड की एग्ज़ाम थी उसमें जो MCQs पूछे गए हैं उसमें बहुत सारे MCQs ऐसे पूछे गए जो एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशंस है उसमें से MCQ बनाए। इलस्ट्रेशन का पूरा आपको एक क्वेश्चन दे दिया और उसके बाद वो जो क्वेश्चन था उसके 4 ऑप्शन दे दिए, तो जो आपका सम्स था वही आपका MCQ बन गया। तो सेम यहाँ पे एक ऐसी क्वांटिटी है जो सेम रहेगी, जो है अपनी स्पीड इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो आंसर आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड इन वैक्यूम। Now 8.4, a plane electromagnetic waves travels in a vacuum along the z direction। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो z डायरेक्शन में, इसलिए उसका यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, k कैफ होगा। What can you say about the direction of its electric and magnetic field vectors? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, हम लिखते हैं ऐसे E×B इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि ये दोनों से जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर बनता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन तो गिवन है k कैप, और आप लॉजिक जानते हो I×J होगा तो k कैप आएगा I और J, दैट मीन्स I कौन सी, E कौन सी डायरेक्शन में होगा, x में, और B कौन सी डायरेक्शन में होगा, y में। मतलब I और J से जो भी प्लेन बनता है उससे परपेंडिकुलर प्लेन में कौन प्रोपोगेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, इसलिए सबसे फर्स्ट ये आपको ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन भी है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 30 मेगाहर्ट्ज, कौन सा है, 30 मेगाहर्ट्ज। तो बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू कौन सा था, λ/ν। ठीक है, अभी हमें लैम्बडा इसमें से फाइंड करना है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू C डिवाइड बाय न्यू करें तो C की वैल्यू तो 3 इंटू कितना है, 10⁸, और न्यू तो 30 इंटू 10⁸ कितना है, 6।
ओके, मेगा है मतलब 10 टू कितना होगा 6, तो सीधा यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। ये 3 में कैंसिल कर देता हूँ, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ये 10⁸ हो गया और ये 10⁷, तो आंसर आया 10। बट ये लैम्बडा है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, मीटर में। ओके, केमिस्ट्री में भी ये फॉर्मूला आप पढ़ते होंगे, C = कौन सा फॉर्मूला है, लैम्बडा न्यू। क्लियर। चलो मूव ऑन टू द 8.5। 8.5 जो है वो सेम यही फॉर्मूला पे है, सो यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। ठीक है ना, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ ये, क्योंकि यही फॉर्मूला है, वो जस्ट पुट करना है और वैल्यू भी उसमें गिवन है। ओके, चलो 8.6 जो है आपको, ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। ठीक है, तो वो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड फ्रॉम अ गिवन सोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सोर्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ सेम ही होती है। मतलब इसका भी आंसर आपको कितना होगा, 10⁶। तो ये भी MCQ में आ सकता है, सॉरी 10⁹ दिया हुआ है, तो आंसर सेम ही रहेगा 10⁹। ओके, अभी लास्ट सेक्शन में जाते हैं 8.7 में। चलो 8.7 भी वैसे हमने इलस्ट्रेशन में देख लिया था फॉर्मूला। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज B0 510 नैनो टेस्ला। B0 आपको दिया हुआ है 510 नैनो टेस्ला, अभी नैनो है मतलब 10⁻⁹ टेस्ला होगा। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो B0 = E0 / C। तो E0 = क्या होगा, B0 × C। अभी B0 मतलब 510 × 10⁹ और C की वैल्यू 3 × 10⁸। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर दे। ठीक है, तो ये तो मतलब 0 के साथ ये सब मर्ज कर दे, तो ये इसके साथ 0 मर्ज हो जाएगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁸ हो जाएगा। तो 10⁻⁸ और 10⁻⁸ ये दोनों कट हो गए यहाँ पे, तो 51 3 153 और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। क्या है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो 8.8 भी सारे फॉर्मूलाज मैंने इलस्ट्रेशन में एक जो सम था उसमें करवाए, इसलिए 8.8 भी आप कर सकते हो। ठीक है, 8.9 में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फॉर्मूला, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है E = h के ऊपर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके पूरा सम आप कर सकते हो। ठीक है, और 8.10 में भी वैसे वही है कि भाई C = लैम्बडा न्यू आपको दिया है, उसमें से आपको लैम्बडा फाइंड करना है C / न्यू। अभी C = E0 / B0। ठीक है, तो और C जो है उसमें आपको दिया है एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो 1/2 ε0 E² RMS और 1/2 1/μ0 D² RMS। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, जो इलस्ट्रेशन का एक सम था उसमें मैंने दोनों फॉर्मूला भी करवाए थे आपको, बट इसमें आपको फाइंड करना है ρe और ρb दोनों का रेशियो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है उसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ट्राई योर सेल्फ ऑल दी सम बिकॉज दोज सम्स विच आई हैव गिवन इन योर homework, so they are very simple sum and you can do easily at your home also. okay, तो यहाँ पे जो मैंने आपको सम दिए हैं वो सारे इजी सम्स है। ठीक है, इस चैप्टर ही इजी है और बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो चैप्टर है बेटा, ये जो आपको चैप्टर मैंने दिया है उस चैप्टर में 2 मार्क्स बोर्ड में GACB बोर्ड की एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन हो सकता है। वो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज एक क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स दिया है तो एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट्स तो उसमें से लिखने ही है। कोई भी छोटा अगर सम होगा तो वो भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है,
जैसे मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेशन में से एक सम मार्च 2020 के एग्जाम में आ गया है, ठीक है, पूछा गया वो क्वेश्चन। तो ऐसे सम्स आपको प्रिपेयर करने हैं और जहाँ पे भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं उस फॉर्मूलाज को आपको क्या करने हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट करने हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।